हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शशि सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानोदय में स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसके पूर्व वेदांत सार प्रश्नोत्तरी का भाग 1 और भाग 2 मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप यदि उसको नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। और आज मैं वेदांत सार प्रश्नोत्तरी भाग 3 लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ। ठीक है, तो आज का प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, दो शक्तियों की अज्ञानोपाधि से युक्त चैतन्य क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है उपादान कारण, बी निमित्त कारण, सी उपादान और निमित्त कारण दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दो शक्तियों की अज्ञानोपाधि से युक्त चैतन्य क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, उपादान और निमित्त कारण दोनों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत कौन कौन से अवयव आते हैं? ऑप्शन ए है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु, बुद्धि, मन। ऑप्शन बी है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु, अहंकार, बुद्धि। ऑप्शन सी है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 वायु, 5 महाभूत, मन, अहंकार। ऑप्शन डी है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, चित्त, अहंकार। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अर्थात सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 17 अवयव आते हैं, जिनमें कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु, बुद्धि और मन, ये 17 अवयव आते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति कौन है? ऑप्शन ए है बुद्धि, बी है अहंकार, सी है मन, डी है चित्त। तो इसका सही आंसर है निश्चय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति बुद्धि है। ठीक, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संकल्प और विकल्प करने वाली अंतःकरण की वृत्ति है। ऑप्शन ए मन, बी बुद्धि, सी अहंकार, डी चित्त। तो इसका सही आंसर है मन। आप लोग भी अपने मन में विचार करिएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। अपना मूल्यांकन भी करते रहिएगा इस प्रश्न के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है। ठीक है, और यदि तैयार नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुसंधान कर्त्री अंतःकरण की वृत्ति है। ऑप्शन ए है मन, बी है बुद्धि, सी है चित्त, डी है अहंकार। तो इसका सही आंसर है चित्त। ठीक है, अर्थात अनुसंधान करने वाली अंतःकरण की वृत्ति चित्त कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिमान करने वाली अंतःकरण की वृत्ति है। ऑप्शन ए बुद्धि, बी अहंकार, सी मन, डी चित्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अहंकार। इसका सही आंसर है अहंकार। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि मिलकर क्या कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन है 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि मिलकर क्या कहलाता है? ए विज्ञानमय कोश, बी मनोमय कोश, सी प्राणमय कोश, डी आनंदमय कोश। तो इसका सही ऑप्शन आप भी अपने मन में सोचिएगा कि क्या है, और अंत में
कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा कि आपका इस जो वीडियो है, इस वीडियो में आपका जितने प्रश्न दिए गए हैं तो उसमें आपका कितना सही है। ठीक है, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके आंसर कितने सही हैं। तो इसका सही ऑप्शन है विज्ञानमय कोश। ठीक है, माने 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि मिलकर के विज्ञानमय कोश कहलाते हैं। इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रियों से युक्त मन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्राणमय कोश, बी है विज्ञानमय कोश, सी है मनोमय कोश, डी है आनंदमय कोश। तो ज्ञानेंद्रियों से युक्त मन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है मनोमय कोश। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राण आदि 5 वायु कर्मेंद्रियों के सहित क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आनंदमय कोश, बी है प्राणमय कोश, सी है विज्ञानमय कोश, डी है मनोमय कोश। तो इसका सही आंसर है प्राणमय कोश, अर्थात प्राण आदि 5 वायु और 5 कर्मेंद्रियां मिल करके प्राणमय कोश बनाती हैं। ठीक है, प्राणमय कोश कहलाती है। तो इसका अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है, 5 कर्मेंद्रियां आकाश आदि के किस अंश से उत्पन्न होती हैं? तो ऑप्शन ए है सात्विक अंश, बी है रजोगुणांश, सी है तमोगुणांश, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 5 ज्ञानेंद्रियां आकाश आदि के सात्विक अंश से उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सात्विक अंश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 कर्मेंद्रियां आकाश आदि के किस अंश से उत्पन्न होती हैं? 5 कर्मेंद्रियां आकाश आदि के किस अंश से उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए है सात्विक अंश, बी है तमोगुणांश, सी है रजोगुणांश, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है कि 5 कर्मेंद्रियां आकाश आदि के रजोगुणांश से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश आदि में स्थित रजोगुण मिश्रित अंशों से उत्पन्न होते हैं। ए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 वायु, उपर्युक्त सभी। तो आकाश आदि में स्थित रजोगुण मिश्रित अंशों से उत्पन्न होते हैं कौन कौन? इसका सही आंसर है 5 कर्मेंद्रियां। ठीक है, तो आकाश आदि में स्थित रजोगुण मिश्रित अंशों से उत्पन्न होते हैं कौन? 5 कर्मेंद्रियां। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान शक्ति संपन्न कर्ता रूप कौन है? विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश। माने ज्ञान शक्ति संपन्न कर्ता रूप कौन है? तो इसका सही आंसर है विज्ञानमय कोश। ज्ञान शक्ति संपन्न कर्ता रूप है विज्ञानमय कोश। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इच्छा शक्ति युक्त करण रूप कौन है? इच्छा शक्ति युक्त करण रूप कौन है?
ऑप्शन ए है प्राणमय कोश, बी है आनंदमय कोश, सी है मनोमय कोश, डी है विज्ञानमय कोश। तो इसका राइट आंसर है मनोमय कोश। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसका अगला प्रश्न है क्रिया शक्ति युक्त कार्य रूप कौन है? ऑप्शन ए है प्राणमय कोश, बी है विज्ञानमय कोश, सी है मनोमय कोश, डी है आनंदमय कोश। तो क्रिया शक्ति युक्त कार्य रूप कौन है? इसका सही आंसर है प्राणमय कोश। सॉरी। अब इसका अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है सामने गमन वाली नाक की अग्रभाग में वर्तमान रहने वाली वायु कौन है? अब ये जो पांच प्राण इत्यादि वायु हैं, इस वायु से संबंधित ये प्रश्न है। अगर ध्यान देंगे तो आपको पांच वायु के नाम भी आपको कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और उसका स्थान भी याद हो जाएगा कि किस किस वायु का कौन कौन सा स्थान है। ठीक है, सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं, जोड़े गए हैं, जिससे कि आप लोगों से कुछ भी छूटा न रह जाए, कुछ भी अछूता न रह जाए। देखिए, प्रश्न है सामने गमन वाली नाक की अग्रभाग में वर्तमान रहने वाली वायु कौन है? तो ऑप्शन ए है प्राण, बी है अपान, सी है व्यान, डी है उदान। ठीक है, तो पांच वायु होते हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। पांचवा जो वायु है वह है समान। ठीक है, क्रम से यहाँ पर लिखे गए हैं प्राण, अपान, व्यान, उदान, और ये है समान। तो ये पांच वायु हैं। तो किस किस वायु का, पांच वायुओं में किस वायु का स्थान कौन सा है, वो आप सबको बताना है। ठीक है, तो इसमें इसका सही आंसर है, माने सामने गमन वाली नाक की जो अग्रभाग में स्थित रहने वाली जो वायु है वह है ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। सामने गमन वाली नाक की अग्रभाग में वर्तमान रहने वाली वायु कौन है? तो इसका सही आंसर है प्राण। अर्थात जो प्राण वायु है वह नासिका के अग्रभाग में स्थित रहती है। ठीक है, और सामने गमन करने वाली होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न गमन वाली पायु स्थानों में रहने वाली वायु कौन है? निम्न गमन वाली वायु जो पायु स्थानों में रहने वाली होती है वह कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन ए है प्राण, बी है अपान, सी है व्यान और डी है समान। तो इसका सही आंसर है अपान वायु। जो निम्न गमन वाली पायु स्थानों में रहने वाली वायु होती है वह होती है अपान वायु। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे प्रश्न अधिकतर नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, हायर एजुकेशन वाले में पूछे जाते हैं, अक्सर आते रहते हैं, इसलिए इस टाइप के प्रश्न हमने बनाया है। अगला देखिएगा, सब ओर गमन करने वाली संपूर्ण शरीर में वर्तमान रहने वाली वायु कौन है? ऑप्शन ए है प्राण, बी है अपान, सी है व्यान, डी है उदान। तो आपको प्राण अपान अभी आपने पढ़ लिया कि प्राण वायु नासिका के अग्रभाग में रहती है, अपान वायु निम्न गमन करने वाली वायु इत्यादि स्थानों में रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा व्यान। ठीक है, अर्थात सब ओर गमन करने वाली संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहने वाली वायु व्यान है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊपर की ओर चलने वाली वायु
कंठस्थानीय वायु कौन है? माने ऊपर की ओर चलने वाली कंठस्थानीय वायु कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है उदान, अपान, व्यान और प्राण। तो आपने प्राण वायु पढ़ लिए, प्राण वायु नहीं है, अपान भी नहीं है और व्यान भी नहीं है। ठीक है, व्यान जो है संपूर्ण शरीर में विद्यमान रहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऊपर की ओर चलने वाली कंठ स्थानीय वायु कौन है? क्या कौन सी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए सही है, उदान। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में खाए पिए हुए अन्न आदि का अच्छी प्रकार परिपाक करने वाली वायु कौन है? अर्थात शरीर में खाए पिए हुए अन्न को जो पूर्ण रूप से पचाती है, मिश्रित करने वाली जो वायु है, वह वायु कौन सी है? तो ऑप्शन ए है समान, बी है प्राण, सी है व्यान, डी है उदान। तो ये प्राण वायु आपने पढ़ लिया, ये नहीं होगा क्योंकि ये नासिका के अग्रभाग में रहता है। अपान वायु जो है निम्न गमन वाली होती है, अपान इसमें है नहीं। व्यान है जो पूरे शरीर में रहती है, उदान जो है भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो शरीर में खाए पिए हुए अन्न आदि का अच्छी प्रकार परिपाक करने वाली वायु होती है समान। ठीक है, अब तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको। और यदि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख लीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।